गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 5 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले। एक बुक का नाम निकला है इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, इसके राइटर देख लेंगे। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड एक अच्छा डिस्कशन है। नीपा वायरस रीसर्जेंस इन केरला, इंडिया स्टैंड्स ऑन दलाई लामा सक्सेशन प्लान। फिर स्पेशल रिवीजन ऑफ रोल्स इन बिहार, इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन किया जा रहा है बिहार में, तो उसको समझेंगे। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू रीनेम शाही ईदगाह मस्जिद इन कृष्ण जन्मभूमि डिस्प्यूट। आस्था पूनिया, फर्स्ट वुमेन इन नेवल एविएशन फाइटर स्ट्रीम। जीएसटी एनिवर्सरी एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स। फिर इंडियाज विजन फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर प्रोडक्शन। और पेपर 3 की बात कर ले तो इंसिनरेटर क्लोजर इन गंगोत्री ड्यू टू पॉल्यूशन वायलेशंस। और प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स देशों की मतलब ब्रिक्स में समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं, और उस वहां पे जाने के पहले वो और भी कई कंट्रीज की विजिट पे हैं। 5 कंट्रीज वो जाएंगे, तो वहां पे क्या क्या गिफ्ट प्रेजेंट किए गए हैं उनके द्वारा, जो उनके हेड हैं कंट्रीज के, तो वो हम नाम देख लेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी वो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पे हैं, तो उसे देखेंगे। फिर दलाई लामाज लेगेसी एंड द फ्यूचर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, इसको समझा जाएगा कि किस तरह से ये जो दलाई लामा हैं कैसे चुने जाते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है। फिर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, आईएसएस पे किस तरह से इनका अभी चल रहा है, लाइफ कैसी होती है स्पेस में, फूड कैसे कंज्यूम करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, उससे रिलेटेड एक अच्छा डिस्कशन है, उसे भी हम देखेंगे। फिर बातचीत कैसे की जाती है एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू, हैम रेडियो का यूज किया जाता है, तो उसे भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट। ये जो बुक है इसे ज्ञान प्रकाश ने लिखा था। इमरजेंसी को 50 इयर्स हो गए हैं, और 1975 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, और 1977 तक वो चली। और तो इमरजेंसी की चूंकि 50 इयर्स हो गए हैं, तो आजकल इस पर डिस्कशन चल रहा है कि कैसा था, क्या था, जो भी चीजें थी, क्रिटिसाइज करने वाली क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से शब्द जो है वो प्रियम्बल में ऐड किए गए, जैसे सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म को इंक्लूड किया गया, तो उसको लेके बात हो रही है कि क्या से हटाया जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था, इन दोनों टर्म्स को, और इनके साथ साथ इंटीग्रिटी टर्म भी इंक्लूड किया गया था। तो ये बुक का नाम याद रखिए कि ज्ञान प्रकाश द्वारा ये लिखी गई है, इमरजेंसी क्रॉनिकल्स। फिर नेक्स्ट देख लें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है, और कोविड के बाद से करीब 6 साल के बाद से ये यात्रा फिर से शुरू हुई है। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इस यात्रा में, और कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अ, इसमें जो भी श्रद्धालु जाते हैं, जो भी पिलग्रिम्स जाते हैं, उनके लिए एंट्री पॉइंट्स होते हैं, रेस्ट स्पॉट होते हैं, क्योंकि वहां बहुत हाइट पे है। ऑक्सीजन बैंक्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं जो पिलग्रिम्स हैं उनको। और इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, और चाइना, ये दोनों मिलके बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाता है कि कितने पिलग्रिम जो है वो जाएंगे, उनका प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। और जो ये रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का, अभी तक जो है वो 1981 में जो है ये शुरू हुआ था। और उसके बाद 2015 में करीब 1000 पिलग्रिम्स गए थे, और 19 में जो है 2019 में 1364 इतने पिलग्रिम्स वहां पे गए थे, और उसके बाद ये यात्रा स्टॉप हो गई थी। और बैचेस में जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 पिलग्रिम्स जाते हैं एक बैच में, और उसमें 10 वाया नाथुला पास, 5 वाया लिपुलेख पास, जो ये जो बैचेस होते हैं वो कई कई
पासेस के थ्रू होके जाते हैं। और उनके साथ जो भी श्रद्धालुओं का जो बैच जाता है, उनके साथ जो है वो कुक्स रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लोग रहते हैं। और काफी ये एल्टीट्यूड पे है, तो वहां पे जो है वो ब्रीथलेसनेस होती है, हवा की कमी रहती है, ऑक्सीजन की तो प्रॉब्लम होती है लोगों को। और माउंट कैलाश की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसे माना जाता है कि लॉर्ड शिवा और पार्वती जी का ये घर है, जो वहां पे ये अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ रहते हैं। और ना सिर्फ हिंदुइज्म में इसका सिग्निफिकेंस है, बुद्धिज्म में भी इसको काफी पूजा जाता है, जैन में भी इनकी परंपरा है। और बुद्धिज्म में बिलीव किया जाता है कि गौतम बुद्ध की जो मदर थी वो लेक मानसरोवर उन्होंने यात्रा किया था। और उसके बाद जो माउंट कैलाश है उसको मेरू कहा जाता है, कि इसको बोला जाता है कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है। जैन की अगर हम बात कर लें तो जैन बिलीव करते हैं कि उनके फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनको सेल्वेशन यहीं पे मिला था। और इसके अलावा बॉन ट्रेडिशन होता है, तो वो भी इन जो पर्वत है, माउंटेन है और ये जो लेक है इसको काफी पवित्र मानते हैं। और कैलाश माउंटेन जो है, इसका जो पीक है वो 21,778 फीट का है। और इसमें 4 रॉक फेसेस हैं। और जो कि स्नो से बनी हुई है, स्नो की रिजेस हैं ये। और इनको कहा जाता है कि ये भगवान शंकर की 3 आइज जैसे जो है वो दिखती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2019 में इंडिया ने यूनेस्को से बोला है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया जाए, कैलाश मानसरोवर लिंक पूरा एरिया को। और इसको जो इकोसिस्टम इसको पूरा प्रिजर्व किया जाए। और जो श्रद्धालु हैं वहां जाते हैं, तो ये जो लेक मानसरोवर है वहां पे ये लोग बाथ लेते हैं। उसको एक प्यूरिफिकेशन माना जाता है कि वहां पे जाके शुद्धि होती है। तो इस तरह से ये यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। फिर निपा वायरस का केस फिर से केरला में देखने को मिला है। फिर से वहां पे पेशेंट्स पाए गए हैं। कजीकोट में 18 साल की लड़की की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। और इसके अलावा एक 38 इयर्स की जो वुमेन है उनको भी इन्फेक्टेड पाई गई है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये पुणे में है, इन्होंने कंफर्म किया है कि निपा वायरस का इन्फेक्शन जो है वो है। तो निपा वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है, जो कि ह्यूमंस में एनिमल से फैलती है और स्पेशली पिग्स और बैट्स के थ्रू जो है ये फैलती है। और कंटेमिनेटेड फूड इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिशन में। और अगर हम फ्रूट बैट की बात करें तो ये टेरोपोडिएसी फैमिली के होते हैं, जो कि नेचुरल होस्ट होते हैं नेपा वायरस के। और ह्यूमन में जो इन्फेक्शंस होते हैं कई तरह के होते हैं, मतलब दिक्कत आती है रेस्पिरेशन में। और इसके अलावा ये काफी जो है वो घातक होता है। बहुत सारे केसेस में निपा वायरस की वजह से मृत्यु हो जाती है पेशेंट्स की। फिर इंडिया का स्टैंड दलाई लामा सक्सेशन प्लान को लेके इंडिया की तरफ से पहली बार ऑफिशियली क्लियर कर दिया गया है कि गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहेगा, इसमें कोई भी पोजीशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक रिलीजियस इशू है। और गवर्नमेंट ने बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि किसी भी बिलीफ और प्रैक्टिस रिलीजन से रिलेटेड उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। दलाई लामा की तरफ से बोला गया है कि गादेन फोतराम ट्रस्ट जो है ये ही सोल अथॉरिटी है, जो कि कौन जो है वो इनका सक्सेसर बनेगा। अभी जो 14वें दलाई लामा है इनका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। फिर नगा ट्राइब्स की जो कम्युनिटी है उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। ये जो कम्युनिटी की जो नेम है ट्राइब्स के वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अंगामी ओ, लोथा, रेंगमा, सूमी। ये जो है ये ट्राइब्स हैं और ये जो है इन्होंने अपना एजिटेशन स्टार्ट किया है। और इन्होंने कहा है कि अ, जो एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम है वो 11 बैकवर्ड नगा ट्राइब्स को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और ये 1977 से चला आ रहा है। और
तो इसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों को भी जो है वो इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। नागालैंड का अगर हम ट्राइबल स्ट्रक्चर देखें तो काफी कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, और वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब है जिनका कि हर किसी का डिस्टिंक्ट कस्टम है, लैंग्वेज है, टेरिटरीज है। और जो नागालैंड है वहाँ की भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका एम है कि हिस्टोरिकल जो इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म किया जाए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के इनरोल ने बिहार में जो स्पेशल रिवीजन रोल स्टार्ट किया है, तो इसके लिए जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसमें इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं 24 जून को। और इसमें बोला गया है कि इसमें मैंडेट किया गया है कि इंडिविजुअल्स नॉट लिस्टेड इन द 2003 इलेक्टर रोल्स टू सबमिट वन ऑफ 11 स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, जो 2003 के इलेक्टोरल रोल में लिस्टेड नहीं थे उसके पहले, उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और 11 जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात कही गई है कि ये इन्हें प्रूफ करने पड़ेंगे, तब इनको जाके वोटिंग का जो है वो राइट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत एम्पावरमेंट, उसको जो पावर है कि वो टाइम टू टाइम जो इलेक्टोरल रोल्स होता है उसका रिवीजन करे। और जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया हुआ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, लेकिन ये बिहार में एप्लीकेबल नहीं है। तो और उसके अलावा जो है वो फैमिली रजिस्टर, ये जो है वो एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ इन्हें करना होगा। और फर्दर इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो भी इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना है। और ये काफी एक बड़ा टास्क है क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की ज्यादा है, और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द जो है ये पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करना होगा। और बहुत अपोजिशन पार्टीज इसका विरोध भी कर रही हैं। फिर एक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें कोर्ट ने बोला है सीबीआई को कि टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, URD। तो ये टर्म, ये एक केस है उसमें जो है वो इनको लेके कोर्ट ने, सीबीआई ने कहा कि हम जो है वो डाटा आपको नहीं दे सकते हैं। तो उस पे कोर्ट ने बोला है कि आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है आपको। और अगर हम सीबीआई की बात करें तो ये इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन्स के अंतर्गत ये काम करता है। सीबीआई के हेड जो है वो डायरेक्टर होते हैं, और ये किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन, क्राइम्स, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, इनका जांच का काम जो है ये करती है। और 1973 में जो है ये बना था सीबीआई, और उसके बाद से ये इस फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 को। तो URD होते हैं अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बट नॉट यूज्ड एज एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन। इसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। तो इसको लेके कोर्ट ने कहा है कि आप इसको आप पेश करिए कोर्ट के सामने ये पेपर्स को। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्ली वहां पे दायर हुआ था, तो उसमें उनको डिसमिस कर दिया है, जिसमें कि शाही ईदगाह मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहने को कहा था कि ये एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। और उसको बोला गया था कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, जो कि मंदिर को गिरा के फिर ये मस्जिद बनी है। तो कोर्ट में हियरिंग हुई, और उनमें बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो प्ली थी हिंदू पार्टीज की तरफ से उसको अभी डिसमिस कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जो मॉस्क है उसके पास जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हैं, और ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत ये अभी साबित होता हो कि यहाँ पे
मस्जिद नहीं थी और मंदिर था। तो अभी इस प्ली को डिसमिस कर दिया गया है। काफी समय से कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर भी विवाद चल रहा है। पेपर थ्री की बात करें, डिफेंस सिक्योरिटी में रशिया ने यूक्रेन पे अपने जो अटैक्स हैं बढ़ा दिए हैं। और कल फ्राइडे नाइट को बहुत सारे ड्रोन्स मिसाइल के थ्रू अटैक किया। और 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर वॉर चल रहा है। तो ये बहुत एक इंटेंस अटैक माना जा रहा है। रशिया की तरफ से 55 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो भेजी गई यूक्रेन की तरफ नाइट में। और जो ये रशिया है उसने शाहीद ड्रोन्स का जो है वो यूज किया है इसमें। तो ये नाम हमें जरूरी है। जो शाहिद ड्रोन्स हैं ये ईरानियन मेड लॉटरी मोनिशंस हैं। और इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। और रशिया के द्वारा इसका यूज किया जा रहा है पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। जर्मनी से रिलेटेड एक न्यूज है कि जर्मनी ऐसा सिस्टम ले आने की तैयारी कर रहा है जिसमें कि वो वॉलेंट्री 6 मंथ मिलिट्री सर्विस स्कीम लाने जा रहा है कि वहां के जो सिटीजन हैं उनको जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इनका जो ये कारण है कि जो नेशनल डिफेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रेन लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं कि रिजर्व में तौर पे रखा जाए। क्योंकि अभी जर्मनी को भी जो है वो रशिया से जो है वो सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है। तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सबको प्रोवाइड करने के लिए जो है वहां पे गवर्नमेंट अब काम करने जा रही है ताकि जो सोल्जर्स का नंबर है उसको बढ़ाया जा सके। फिर लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, इनका एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हुआ है। ये फर्स्ट वुमेन हो गई हैं टू बी स्ट्रीम इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन। और आर्मी नेवी ने इसको अनाउंस किया। और इन्होंने जो है वो 1 साल इनकी ट्रेनिंग चली और उसके बाद इन्होंने ये क्वालिफाई किया। और तो इस तरह से ये पहली वुमेन है टू बी द स्ट्रीम्ड विद इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन। और तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो इंडियन नेवी ने कहा है कि इनका जो ये जो बनी है फर्स्ट फाइटर स्ट्रीम, तो ये एक काफी जो इंडियन नेवी उसका कमिटमेंट है टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी इन नेवल एविएशन। और ये प्रमोट करता है नारी शक्ति को, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की महिलाओं को भी अब समान अधिकार मिले आर्मी नेवी सब जगह। फिर जीएसटी की एनिवर्सरी से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था कि 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है 1 जुलाई को। और क्या क्या रिफॉर्म्स अभी तक हुए हैं और क्या क्या नीडेड हैं, कैसे सिस्टम को थोड़ा और चेंज करना होगा ताकि और बेहतर सिस्टम बन सके। और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जून 2025 में जो जीएसटी का कलेक्शन था वो 1.85 करोड़ का था, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे लोवेस्ट था। और इसमें बताया गया है कि काफी सारे प्रोसेस हैं बट अभी भी जीएसटी कलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। और इसमें कहा गया है कि जीएसटी का एम है वन नेशन वन टैक्स। और साथ ही साथ इसमें बताई गई है कि जो स्टेट का जो रेवेन्यू है उसको भी स्टेट की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि बढ़ाया जाए क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद से उनको दिक्कतें आ रही हैं फंड्स में। तो कहा गया है कि और इसे जो है वो हम बेटर कैसे कर सकते हैं। सेस की बात इसमें कही है कि जो सेस है उसको भी कम किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो सेंटर स्टेट के बीच जो है वो किसी जो भी टैक्सेस को लेके इश्यूज है उनको खत्म करना चाहिए। जीएसटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। तो ये सारी इस आर्टिकल में पॉइंट्स थे। फिर 12 जून को इंडियन एयरलाइंस का विमान क्रैश कर गया था अहमदाबाद में जैसे टेक ऑफ हुआ था उसका। और उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे सिवाय एक की सबकी मृत्यु हो गई थी और ये मेडिकल कॉलेज पे गिरा था। तो कंपनसेशन को लेके बात करिए कि अभी एयर इंडिया ने जो है ये जो विक्टिम जो फैमिलीज हैं 47 फैमिलीज को 25 लाख का कंपनसेशन दिया है। तो क्या क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसको इसमें डिस्कस किया गया है। और अगर हम
इसके रिगार्डिंग बात करें कि कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मॉन्ट्रियल कॉन्वेंशन है 1999 का, तो उसके तहत जो है वो कंपनसेशन मिलता है। और जो इसमें यही है कि कहा जा रहा है कि कैसे ये जो धन जो कंपनसेशन दिया जा रहा है कितना होना चाहिए, ये क्या कैसे डिसाइड होता है, ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के थ्रू डिसाइड होता है। तो इसके पहले काजीकोड में भी एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्रैश हुआ था, तो उसके बाद से लेके कुछ इश्यू हुआ था कॉम्पनसेशन को लेके कि उनको 75 लाख तक देना चाहिए था और उन्होंने काफी कम दिए थे। तो उससे रिलेटेड है कि किस तरह से जो है वो लॉज होने चाहिए कि प्रॉपर कॉम्पनसेशन जो है वो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स लोगों को मिल सके, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट में जो एयरलाइंस होती हैं उन्हें काफी कॉम्पनसेशन मिलता है, तो जो इंडिविजुअल जो है जो जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें भी प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट की गई थी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन मनी मॉन्ट्रियल ऑन 28 में 1999। और ये जो है ये इसका एम है इस्टेब्लिश करना यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स गवर्निंग इंटरनेशनल कैरियर्स बाय एयर, और ये रिप्लेस करता है पैचवर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स ऑफ द वॉरसॉ सिस्टम। और एयर इंडिया की अगर हम बात कर लें तो ये फ्लैग कैरियर एयरलाइन है इंडिया की, और अभी ये इसको टाटा ग्रुप ओन करता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि कोडिफाई करती है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड फॉस्टर्स द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। फिर नया विजन डॉक्यूमेंट आया है इंडिया का, इंडियाज विजन फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर प्रोडक्शन। तो इसमें बताया गया है कि एयर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, 6 गुना तक बढ़ाने की बात हो रही है। 2047 तक हमें विकसित भारत का लक्ष्य पा लेना है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है हैदराबाद में, तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो कॉपर का है प्रोडक्शन उसे भी बढ़ाना है। 5 मिलियन टन जो है वो स्मेल्टिंग और रिफाइंड कैपेसिटी बढ़ानी है बाय 2030 कॉपर की। और जो एल्यूमिनियम विजन है उसमें बोला गया है कि बॉक्साइट प्रोडक्शन को बढ़ाना है और 150 मिलियन टन पर एनम करना है इन्हें एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन। और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक टारगेट पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो ये सारी इसमें बातें गई हैं। और जो ग्लोबल डिमांड है एल्यूमिनियम की और कॉपर की, ये काफी जो है वो बढ़ रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अगर इंडिया की बात कर लें तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। और ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो 6% का ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया के थ्रू होता है। और कॉपर भी जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन में का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में भी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के भी डेवलपमेंट में। तो इसका भी जो है वो दोनों ही मेटल्स का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन बढ़ाना होगा ताकि जो आगे आने वाली नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म जैन इंस्टीट्यूट को प्रोहिबिट कर दिया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। और ये जो एक्शन लिया गया है इसलिए लिया गया है कि जेन स्ट्रीम जो है उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे थे कि ये जो है वो स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहा है। और इसकी वजह से ये गलत तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो 4,800 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है ये अर्न कर रहा है। और जेन स्ट्रीट की बात करें तो ये ग्लोबल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है that utilizes mathematical and statistical methods to trade a variety of financial products across various markets। बहुत सारे मार्केट में ये statistical methods का यूज करके
जो है वो ट्रेडिंग करता है। इस पे सेबी ने बैन कर दिया है। फिर ब्रिक्स समिट होनी है 7 से 9 जुलाई के बीच में। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन गई हुई है वहां पे समिट अटेंड करने के लिए। वहां पे 10th एनुअल मीटिंग हुई ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और उन्होंने इसमें बोला है कि इंडिया जो है वो इंडिया की पोजीशन अभी 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज भी है। और कंट्री इन्होंने बोला कि कंट्री का कमिटमेंट है टू इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड इनोवेशन लेड डेवलपमेंट अक्रॉस ग्लोबल साउथ। और वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.5% तक ग्रो की है फाइनेंशियल ईयर 25 में। और दो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में भी उम्मीद है कि इतना ही लगभग ग्रोथ होगा। और जो एनबीडी है उसके रोल को भी इन्होंने एक्नॉलेज किया है। एनबीडी क्या है? नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका जो पर्पस था वो था कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स कंट्रीज। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए और अदर एमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ एक ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ओशिनेसिया। और इन्हें जो है वो कंसीडर किया जाता है, ज्यादातर ये कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग है या लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंपनीज हैं। फिर एक पेपर 3 से रिलेटेड ही है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज है कि गंगोत्री रेजिडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उत्तराखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लोजर का ऑर्डर दे दिया है ऑफ एन इंसिनरेटर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था इंसिनरेटर एक इको सेंसिटिव जोन में। तो फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर दिया गया है। और ये जो इंसिनरेटर था ये वायलेट करता था प्रोविजंस अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और ये जो फैसिलिटी है ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में ऑपरेट कर रही थी। और इसके पास जो है वो जो नेसेसरी कंसेंट है ऑपरेट करने के लिए वो नहीं था। तो रेजिडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे। उनका था कि इसकी वजह से जो है वो काफी इमिशंस हो रहे थे, पॉल्यूशन फैल रहा था, तो इसके चलते इसको रोक दिया गया है। और ये जो इंसिनरेटर है इसको पिछले साल जो है परमिट दिया गया था। और ये स्टैब्लिश हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम है पिलग्रिम्स रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। और तो अभी फिलहाल के लिए इसको बंद कर दिया गया है फैसिलिटी को। फिर रशिया पहली कंट्री बन गई है जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में। और 2021 में ये जो ग्रुप है अपना वापस से पावर में आया था। और ये जो डिसीजन लिया गया है इट फॉलोज द मॉस्को रशिया का जो पहले का रिमूव किया था इन्होंने तालिबान को फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है रशिया ने तालिबान को। तालिबान की अगर हम बात कहें तो तालिबान जो है वो सत्ता में आया अफगानिस्तान में वापस से अगस्त 2021 में, जब विड्रॉ कर लिया यूएस फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस ने वहां से। और इसके बाद से वहां पे काफी पॉलिटिकल और सोशल चेंज जो है वो अफगानिस्तान में हुआ है। बहुत सारी कंट्री अभी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ये लोग करते हैं, स्पेशली गर्ल्स और वुमेन्स को लेकर। और अफगानिस्तान को माना जाता है कि ये जो है वो टेररिस्ट ग्रुप के लिए एक हेवन है। तो अभी रशिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। और चाइना ने बोला है कि चाइना भी ऑफिशियली इनको रिकॉग्नाइज तो कर रहा है, नहीं करता है, बट इन्होंने इनके जो ये एक्शन है उसका स्वागत किया है। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
यूएन का जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है उसने कहा है कि वो ईरान से अपने जो अभी इंस्पेक्टर्स हैं उनको हटाने का काम वो करेगा। और अभी जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं, वॉर हुआ, तो उसके बाद से आईएईए ने ये अपना निर्णय लिया है। फिर मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे गए हैं ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए। तो वहां पे ये बहुत सारे प्रेजेंट्स लेके गए हैं, जिसमें कि राम टेम्पल का रेप्लिका है, अयोध्या के राम टेम्पल का। और उसके साथ ही सरयू रिवर का वाटर लेके गए हैं। महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, वहां का पानी लेके गए हैं। और त्रिनिदाद और टोबैगो में जो उनके काउंटर पार्ट है, वहां की जो पीएम है, इनको उन्होंने दिया है। और त्रिनिदाद और टोबैगो की जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है कमला प्रसाद बेसिसर। और इसके पहले घाना गए थे प्रधानमंत्री जी। वहां पे उन्होंने बिद्री वेयर फ्लावर वास जो दिया। और ये जो बिद्री वेयर फ्लावर वास है, ये कर्नाटका का होता है, और वहां के प्रेसिडेंट जॉन महामा को ये दिया। और साथ ही साथ सिल्वर फिलिग्री पर्स दिया, जो कि कटक का होता है, उनकी स्पाउस को, जिनका है नाम लॉर्डिना महामा। फिर घाना के वाइस प्रेसिडेंट नाना जाने ओपुकू आगिमांग को उन्होंने पश्मीना शॉल भेंट किया, जो कि कश्मीर की स्पेशलिटी है। तो जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लोग जाते हैं किसी देश की यात्रा पे, तो वहां पे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ये एक कल्चर है। फिर अभी त्रिनिदाद और टोबैको की यात्रा पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि टेररिज्म जो है वो एक एनिमी है ह्यूमैनिटी का। और उन्होंने बात कही कि पूरा ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। किसी भी तरह का कोई शेल्टर नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए या स्पेस कंट्रीज के द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। और वहां पे मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो इससे सम्मानित किया गया। और ये फर्स्ट फॉरेन लीडर है जिन्हें की के इस कंट्री का कैरेबियन नेशन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रोवाइड किया गया है। और वहां पे इन्होंने साउथ साउथ पार्टनरशिप को लेके बात की, हिस्ट्री को लेके बात की कि कैसे त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ये ट्रीटी बनी और क्या क्या इसमें सारे इंफॉर्मेशन है। तो इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। और दलाई लामा की लेगेसी को लेके एक अच्छा है आर्टिकल, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो दलाई लामा है वो इंडिया में 1959 से रह रहे हैं। और मैक्लियोडगंज में, हिमाचल प्रदेश के मैक्लियोडगंज में ये लोग रहते हैं। और इसे मिनी लहासा भी कहा जाता है। लहासा जो है वो तिब्बत का कैपिटल है। और इनका 90th बर्थडे सेलिब्रेट होगा 6 जुलाई को। फिर वहां पे डिसाइड होगा, वहां पे फेस्टिविटीज होंगी बहुत सारी। और इसके पहले दलाई लामा ने 2 जुलाई को कहा कि जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, ये कंटिन्यू रहेगा। और इसको मेंटेन और मैनेज करने का काम गादेन फुतरांग ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, और बेजिंग मतलब चाइना की डायरेक्टिव्स नहीं फॉलो की जाएंगी। और 3 दिन का जो है वो तिब्बतन रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चलेगा धर्मशाला में, जहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स आएंगे। और बहुत सारे जो इश्यूज हैं सक्सेशन को लेके वहां पे उसको डिस्कस किया जाएगा। और चाइना की तरफ से कहा गया है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो उनके तरफ से अनाउंस होगा। और मतलब वो चाहते हैं कि जो नया दलाई लामा बने वो चाइना के तरफ से बने। चाइना का ये जो तिब्बत का इशू है, ये काफी सेंसिटिव इशू है। और 1950s में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर वहां पे से दलाई लामा जो है वो उन्होंने असाइलम लिया, इंडिया में आए। और वहां पे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उन्हें ग्रांट किया था, परमिशन अलाउ किया था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद से दिल्ली और चाइना के रिश्तों में काफी तनाव भी आ गया था, वॉर भी हुआ था 1962 में। तो इंडिया ने इनको आना दिया कि मतलब रिलीजियस ये मैटर था और आस्था से जुड़ा था, तो लोगों को यहाँ पे रहना अलाउ किया। और एक एरिया है जिसका नाम है सुगलॉग खांग। ये 1960 में बना था जब ये दलाई लामा इंडिया आए थे। और ये तिब्बत कम्युनिटी के जो है वो लीडर माने जाते हैं।
और इसमें मेन टेम्पल है और नामग्याल मोनेस्ट्री है, जो कि दलाई लामा का प्राइवेट रेजिडेंस है। और अभी अब जब बर्थडे सेलिब्रेशन होंगी तब उसमें देखना होगा कि आगे क्या जो है वो, फिलहाल दलाई लामा की तरफ से कहा गया है कि ये जो ट्रस्ट है वही जो है उसी को अथॉरिटी रहेगा। और इंडिया ने भी अपनी तरफ से कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं रहेगा, ये टोटली एक रिलीजियस अफेयर रहेगा। दलाई लामा को माना जाता है कि ये अवलोकितेश्वर और चेंग रेजिंग जो है, इनके जो है वो अवतार होते हैं ये, और इनका विशेष महत्व है। और इन्हें जो है वो तिब्बत में बोधिसत्व ऑफ कंपैशन और पैट्रन सेंट ऑफ तिब्बत कहा जाता है। ये काफी समय से जो है ये चली आ रही है प्रक्रिया। जैसे अभी के जो दलाई लामा है, 90 वर्ष के हो गए, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं 90 वर्ष का हो जाऊंगा तो उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद जो नए दलाई लामा बनेंगे, तो उसमें एक प्रोसेस होती है इसमें, जिसमें कि उनको सपने आते हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या कैसे जो है वो जो नए दलाई लामा है वो उनका री इनकारनेशन हुआ, अवतार हुआ, ताकि जो उनके मैसेजेस हैं वो आगे तक जो है वो कंटिन्यू हो सके। फिर इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अ, अभी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो वहां पे कैसी लाइफ होती है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है कि जो आईएसएस है वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कैसे, उनका खाना कैसे खाते हैं, क्या चीजें होते हैं, इसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है स्पेस में। तो जो फूड वगैरह होता है उसको बहुत ही मेटिकुलरली ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग होती है, फिर उनको लेके जाते हैं ताकि वहां पे किसी तरह का कोई हैजार्ड ना हो। बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है फूड को उनके चॉइसेस के अकॉर्डिंग। और एस्ट्रोनॉट को अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है, मतलब क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है तो वो उड़ते रहते हैं, हवा में रहते हैं। तो एक बहुत ही प्रॉपर तरीका होता है जिसमें कि उनका एक फूड ट्रे होता है, बर्तन होते हैं, यूटेंसिल भी उनको सब मैनेज करना होता है। और इस तरह से वहाँ पे खाने और पीने का सारा चीजें होती हैं। और रिसर्चेस चल रही हैं कि कैसे वहाँ पे जो है वो ग्रो कराया जाए, फूड वहाँ पे मतलब ग्रो हो सके। और साइंटिस्ट का है कि हम अम, पूरा ये मेथड जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से सारा जो फूड है स्पेस में ग्रो करा जाए, उसके लिए भी स्टडी हो रही है। और स्टडी में भी देखा जा रहा है कि क्या एलईडी लाइट्स का क्या इम्पैक्ट है फोटोसिंथेसिस पे, और कैसे सॉइल सिस्टम वहाँ पे वर्क करेगा। क्रॉप्स को लेके जाके उन पे भी अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि क्या उनको वहाँ पे कल्टीवेट किया जा सकेगा। और तो ये स्पेस स्टेशन पे काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। फिर जो शुभांशु शुक्ला हैं उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से समय समय पे वो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हैम रेडियो का यूज किया जा रहा है। और जो हैम रेडियो होता है उसको एमएचओ रेडियो भी कहा जाता है। ये एक लाइसेंस रेडियो सर्विस है जो कि यूज करता है रेडियो वेव्स फॉर पर्सनल रिक्रिएशनल एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन। और इसमें एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी है, एक ट्रांसीवर होता है, एक एंटेना होता है, उसको सेटअप किया जाता है ट्रेन ऑपरेटर्स के द्वारा, और फिर जो है वो कम्युनिकेशन होता है। और तो इसी का यूज करके आईएसएस पे जो है वो ये बात कर रहे हैं, वहां से उन्होंने इंडिया बात की, अपने फैमिली से भी बात किया, और बाकी के जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी अपने अपने कंट्रीज में बात कर रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट यूज की बात करें तो नासा का स्पेस शटल कोलंबिया था, उसने पहली बार जो है वो एमेच्योर रेडियो का यूज किया था कम्युनिकेशन के लिए विद अर्थ इन 1983। और अगर हम इसमें एक न्यूज है यूआरएससी की, जिसका नाम है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जिसको कहा जाता पहले जो है वो इसरो सैटेलाइट सेंटर कहा जाता था, और ये लीड सेंटर है इसरो का, ये बेंगलुरु में है। और ये सारा जो डिजाइन डेवलपमेंट असेंबली और टेस्टिंग का काम होता है इंडियन सैटेलाइट्स का, वो इन्हीं के थ्रू जो है वो किया जाता है। और इसरो का जो एमएचओ रेडियो प्रोग्राम है, जिसका एक ब्रॉडर
एफर्ट है टू प्रमोट स्टेम एजुकेशन एंड स्पेस अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो वहां से जाके जो एस्ट्रोनॉट हैं वो बात करते हैं, क्विज क्वेश्चंस वगैरह जो लोग हैं सेलेक्ट करके रखे जाते हैं, फिर वो उनको पूछते हैं और वो स्पेस स्टेशन पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उनके बातों का जवाब देते हैं। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।